Good morning, class 9th. Welcome again in our Hindi class. In our previous class, we have completed the reading work of our chapter first of Sparsh book. The title is Dukha Adhikar, written by यशपाल. और कल की क्लास की जानकारी के विषय में बताऊं आप लोगों को. कि हमने कल जो एक चैप्टर पढ़ा था और वो चैप्टर जो है यशपाल के द्वारा लिखा हुआ था, एक स्टोरी के फॉर्म में है, कहानी की तरह है. और वो कहानी क्या थी कि यशपाल जो है उन्होंने बताया था कि हमारी सोसाइटी के अंदर वास्तव में बहुत ज्यादा डिफरेंस किया जाता है हर एक व्यक्ति के बीच. किस चीज पे, किस बेसिस पे? एक तो उनके बीच में सोशल इक्वलिटी नहीं है. सोशल इक्वलिटी नहीं होने की वजह से वहां पर क्या किया जाता है, उन लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है. भेदभाव कैसे? कि उन लोगों के साथ जो है बहुत ज्यादा उनको जो है समानता नहीं दी जाती है. उन लोगों के साथ जो है कुछ जो अधिकार हैं उनसे छीन लिए जाते हैं. कई ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से पता चलता है कि वास्तव में वो लोग जो है बहुत ही शोषित हैं. कारण है यहाँ पर दो हिस्सों में पूरी सोसाइटी को डिवाइड कर देना. किस बेसिस पे? कि एक तो बेस है यहाँ पे कि भाई फाइनेंशियल बेसिस पे, आर्थिक स्तर के आधार पर उनको दो हिस्सों में बांट दिया. एक तो आ गया यहाँ पे अमीर वर्ग और दूसरा आ गया गरीब वर्ग. तो देखिए यशपाल के विषय में मैंने आप लोगों को बताया था कल की जानकारी में कि यशपाल वास्तव में मनोविश्लेषणवादी साहित्यकार थे. मनोविश्लेषणवादी का क्या अर्थ है? मनोविश्लेषण का अर्थ है ऐसा साहित्यकार जो वास्तव में मन के अंदर जितने भी द्वंद्व हैं, द्वंद्व यानी दो विचार आते हैं, एक जो हमें पॉजिटिव वे देता है और दूसरा जो हमें नेगेटिविटी की ओर ले जाता है. यानी व्यक्ति को वहां पर चयन करना है कि वो पॉजिटिव वे को अपने जीवन में स्वीकार करता है और उसकी बेसिस पे कोई ना कोई एक्शन लेता है, या फिर नेगेटिविटी को अपने जीवन में उतारता है. तो इसी द्वंद्व को यहाँ लेखक ने बताया कि एक बार ऐसा इंसिडेंट हुआ कि मैं तो खुद मानसिक द्वंद्व में फंस गया. तो सबसे पहले देखिए यशपाल के विषय में जानकारी हासिल करते हैं कि 1903 में इनका जन्म हुआ और 1976 में इनकी मृत्यु हुई. इन्होंने शुरुआती जो शिक्षा थी वो अपने होम टाउन में ही की, लेकिन हायर एजुकेशन के लिए लाहौर चले गए. स्टूडेंट लाइफ में इन्होंने महान स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह के साथ भी सक्रिय भूमिका निभाई. ठीक है. यहाँ पर लेखक कहते हैं कि जब वो राइटिंग वर्क में शामिल होने लगे या राइटिंग वर्क करने लगे तो उन्होंने ऐसे ही मानसिक द्वंद्व को और करारा व्यंग्य को जो है अपना मुख्य कारक बनाया और इस कारण उन्होंने अपने लिटरेचर वर्क में भी इन चीजों को शामिल किया. इनकी रचनाओं में यानी इनके लिटरेचर वर्क में मुख्य रूप से पता चलता है कि इन्होंने वर्ग संघर्ष यानी सोसाइटी के अंदर दो वर्ग हैं और ये वर्ग जो है उनमें हमेशा कहीं ना कहीं संघर्ष चलता रहता है, लड़ाई चलती रहती है. इनकी रचनाओं में हिंदी भाषा के अलावा उर्दू और इंग्लिश के शब्द भी शामिल हैं. इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं कौन सी हैं? एक तो पार्टी कामरेड, एक दादा कामरेड और साथ में मेरी तेरी उसकी बात. मैंने आपको कल के चैप्टर के इंट्रोडक्शन में या राइटर के इंट्रोडक्शन में बताया कि मेरी तेरी उसकी बात को लेकर के इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला. अब नेक्स्ट बात आती है हमारे चैप्टर का इंट्रोडक्शन में. चैप्टर में मैंने बताया कि ये एक स्टोरी के फॉर्म में कहानी थी, है ना. और इसमें क्या बताया गया कि समाज में वर्ग संघर्ष जो है उसकी एक झांकी उपस्थित की गई कि गरीब जो लोग हैं वो वास्तव में मुसीबत के समय बहुत ही मजबूर हो जाते हैं, लेकिन समाज का कोई अन्य व्यक्ति जो है उनके प्रति किसी तरह की सहानुभूति नहीं दर्शाता है. लेकिन दूसरी ओर समाज का एक धनाढ़ वर्ग है. धनाढ़ का अर्थ है धनी वर्ग, रिच. यानी एक ऐसा भी लेवल आता है जिसमें वो लोग जो है
बहुत ज्यादा अमीर हैं, धन संपन्न हैं, और ये लोग क्या करते हैं, हर तरह के अधिकार अपने पास रखते हैं। और जो दूसरे लोग हैं, उनके धन संपन्न होने की वजह से हर परिस्थिति में उनके साथ खड़े दिखाई देते हैं। जैसा कि इस पाठ में भी लेखक जो है, जब मानसिक द्वंद्व का शिकार होते हैं, तो उनके दिमाग में एक विचार आता है कि बूढ़ी महिला को उन्होंने देखा, दूसरी तरफ बूढ़ी महिला की हालत को देख करके उनका दिमाग जो है सोचने लगता है, और तुरंत उनके दिमाग में एक दूसरी झलक आती है। वो थी एक धनाढ्य या संपन्न परिवार की एक बूढ़ी महिला की, जिसे संभ्रांत महिला का नाम दिया गया है। संभ्रांत का अर्थ है धनी यानी अमीर। वो सोचते हैं कि दोनों की स्थिति एक जैसी है, यानी दोनों ही पुत्र शोक से पीड़ित हैं, यानी दोनों के बेटों की मृत्यु हो गई है। लेकिन एक महिला ऐसी है जिसके प्रति पूरा समाज जो है द्रवित नहीं होता, सहानुभूति नहीं रखता, बल्कि उसके ऊपर करारा व्यंग्य कसता है और उनको और ज्यादा दुख देने की कोशिश करता है। जबकि दूसरी तरफ वो अमीर महिला है, जिसके भी बेटे की मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन खूब अच्छा पैसा होने की वजह से दूसरे जो लोग हैं वो हर परिस्थिति में उनके पास खड़े दिखाई देते हैं। यानी जहां आपके पास सब कुछ साधन सुविधाएं हैं, वहां हर एक जो वर्ग है, समाज का हर एक तमगा जो है आपकी हेल्प के लिए वहां पर तैयार दिखाई देता है। अब आती है हमारे दुख के अधिकार पाठ की कहानी। कहानी देखिए, एक शॉर्ट फॉर्म में मैंने यहाँ पर आपके सामने यहाँ उपस्थित की है, इसको प्रेजेंट करने की कोशिश की है कि लेखक यशपाल, यशपाल जो है सुंदर वेशभूषा, वेशभूषा यानी पोशाक परिधान से सुशोभित होते हुए बाजार से गुजर रहे थे। अब जिस मार्केट के एरिया से वो जा रहे थे, उन्हें वहां एक बूढ़ी महिला फुटपाथ पर रोते हुए दिखाई दी। अब वो बूढ़ी महिला जो है अपने पैरों के घुटनों की तरफ अपने सिर को झुकाए सुबक सुबक कर रो रही थी। जब लेखक ने उसकी इस स्थिति को देखा, तो लेखक ने सोचा कि वास्तव में मैं उसके पास जाकर के उसके दुख का कारण जानना चाहता था। लेकिन फिर उन्होंने ये भी फील किया कि वहां आसपास के जो लोग थे वो उस बूढ़ी महिला के विषय में क्या कर रही हैं, व्यंग्य कर रही हैं, यानी उस पर जो है ताने कस रही हैं। कोई कह रहा है वास्तव में ये तो औरत बहुत बेहया है, कोई कहने की कोशिश कर रहा है कि ये तो बहुत लालची है, और लेखक कहते हैं कि अगर इसके समीप जा करके उन लोगों की व्यंग्यपूर्ण बातों का मैं भी शिकार होना नहीं चाहता था। तभी आसपास के लोगों से पता चला, और किसी ने बताया कि वास्तव में ये बूढ़ी महिला जो है, इसका 23 बरस का एक जवान पुत्र था, जिसकी मृत्यु हो गई। अब पूछा जाए वास्तव में उसकी मृत्यु का क्या कारण था, तो मुझे उम्मीद है कि कई बच्चों ने इस चैप्टर को दोबारा पढ़ा होगा कि पुत्र की मृत्यु का कारण ये था कि वो जो है कुछ 1.5 बीघा जमीन के अंदर कचियारी, कचियारी का अर्थ होता है कुछ हरी भरी तरकारियां उगाने का कार्य करता था, और उन्हीं तरकारियों को क्या करता था, मार्केट में ले जा करके बेचा करता था। जिस जगह पर वो तरकारियां उगाया करता था, उस भूमि को, उस जमीन को उसने चारों तरफ से एक बाउंड्री से लॉक कर दिया। उस बाउंड्री को किस चीज से बनाया गया, मिट्टी से, और मिट्टी पर पानी से सिंचाई की गई, तो वो मिट्टी भी कैसी थी, गीली थी। उसी गीली मिट्टी की तरावट में क्या था, एक सांप विश्राम कर रहा था। जब वह भगवाना जो है, बुढ़िया के उस बेटे का नाम था भगवाना, वो भगवाना जो है सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग यानी भोर के समय, प्रातः काल के समय वहां पर कुछ तरबूजे या खरबूजे लेने के लिए गया, तोड़कर लेकर आना चाह रहा था। मिट्टी की तरावट में जो सांप सो रहा था, उस सांप के ऊपर उसका पैर गिर गया, और पैर गिरने की वजह से सांप ने उसको डस लिया। जैसे ही सांप ने उसे डसा, तो उस व्यक्ति की क्या हो गई, वहां पर हालत खराब हो गई। यानी उसकी इस स्थिति को देखकर, अब जो एरिया था, वो गांव था, वो वास्तव में कैसा था, बैकवर्ड एरिया था, बहुत पिछड़ा हुआ था। तो अब उसकी मदद कैसे की जाए, वहां कोई डॉक्टर या कोई प्राथमिक चिकित्सा के लिए कोई डिस्पेंसरी वगैरह थी नहीं। तो उस महिला ने क्या सोचा कि भाई उस समय क्या होता था, गांवों के अंदर तांत्रिक या ओझा या टोना टोटका करने वाले कुछ ऐसे लोग हुआ करते थे, जिनके पास जाकर के वो कुछ ताबीज वगैरह या मंत्र करा करके, कुछ ना कुछ उपाय करा करके बचाने की कोशिश करते थे। तो तांत्रिक या ओझा को बुला कर लाई। उस ओझा ने थोड़ा बहुत झाड़ झपट किया, और उसमें जितना भी घर के अंदर कुछ बचा हुआ सामान था, वो सारा का सारा उसने अपने झाड़ झपट के चढ़ावे के रूप में प्राप्त कर लिया। और उसकी, महिला की ऐसी स्थिति थी कि यहाँ लेखक ने कितना मतलब दर्द भरी बात कही है कि अगर कोई व्यक्ति जिंदा है तो वो तो नंगा भी रह सकता है, लेकिन अगर
कोई मृत व्यक्ति है, यानी उस मृत शरीर को तो नंगा भी विदा नहीं किया जा सकता, कम से कम कफन तो चाहिए ही चाहिए, और उसे खरीदने के लिए पैसे होने आवश्यक हैं। तो उस बूढ़े महिला ने क्या किया, अपने बेटे के अंतिम क्रियाक्रम की क्रियाओं को करने के लिए अपना हर कोई कंगन, चूड़ी, जो सामान बचा था उसको भी क्या कर दिया, बेच दिया। लेकिन उसकी ऐसी स्थिति को देखकर कोई भी व्यक्ति उसकी मदद करने के लिए आगे नहीं आया। यहाँ यशपाल कहते हैं कि वास्तव में मेरा मन किया कि मैं उसके पास जाकर के उसकी मदद करूं, उसके दुख का कारण जानूं और उसके दुख के कारण को दूर करने की कोशिश भी करूं, लेकिन ऐसा संभव नहीं था। ऐसा संभव नहीं होने की वजह से लेखक अब क्या कहते हैं, लेखक आ जाते हैं मानसिक द्वंद्व में। मानसिक द्वंद्व यानी वो भी अपने विचारों में फंस जाते हैं। विचारों में फंस जाते हैं कैसे, कि लेखक कहते हैं कि मैं भी उस समय मानसिक द्वंद्व का शिकार हुआ। एक तरफ तो बूढ़ी महिला थी जिसके दुख का कारण जानकर मैं उसकी मदद करना चाहता था, लेकिन दूसरी ओर उसका जो परिधान था, उसकी जो पोशाक थी, जो हर एक व्यक्ति को सोसाइटी के अंदर अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर देती है। अगर आपकी पोशाक बहुत ब्रांडेड है तो हर कोई ये अंदाजा लगा सकता है कि वास्तव में आपका सोशल लेवल जो है, फाइनेंशियल लेवल जो है बहुत हायर है। और अगर आपकी पोशाक बहुत ही साधारण है तो आपको मिडिल क्लास या लोअर कैटेगरी का मानकर वहां पर लोग जो है वहां आपकी स्थिति का अंदाजा लगा लेते हैं। तो एक तरफ तो ये पोशाक ही है जो हमें बंद दरवाजे खोल करके और लोगों से मिलने के लिए उत्साहित करती है, जबकि कई बार यही पोशाक जो है अन्य लोगों के दुख का कारण जानने के लिए हमारे लिए अड़चन या बंधन भी बन जाती है। कुछ ऐसा ही लेखक के साथ हुआ। उसकी जो पोशाक थी वो उसको ये सब करने से रोक रही थी। क्यों? क्योंकि अगर लेखक सोच रहे हैं कि मैं भी अगर उस बूढ़ी महिला के पास जाकर के उसके दुख का कारण जानने की कोशिश करूंगा तो ये लोग जो है मेरे विषय में भी तरह तरह की व्यंग्यपूर्ण बातें करने लग जाएंगे। तब उनके दिमाग में फिर से एक विचार कौंधा। उनको याद आया कि एक धनी परिवार की बूढ़ी महिला का किस्सा। क्या था कि एक धनी परिवार की बूढ़ी महिला थी, वह भी पुत्र शोक से पीड़ित थी, यानी उसके भी बेटे की मृत्यु हुई। लेकिन वह धन संपन्न थी। धन संपन्न होने के कारण उसकी सेवा के लिए वहां पर दो दो डॉक्टर और नर्स सभी तैनात थे। यानी आसपास के व्यक्ति भी उसके दुख के प्रति सहानुभूति जता रहे थे। यानी वो लोग भी ये सोच रहे थे कि इस महिला की जितनी अगर मदद हो सकती है तो हम भी इसकी मदद कर देंगे। ठीक है। लेकिन गरीब महिला के घर में पैसा नहीं था, और पैसा न होने की वजह से वो महिला सोच रही थी कि अगर पुत्र की मृत्यु हुई है तो पुत्र की मृत्यु के कारण जो 12 दिन या 13 दिन का जो सूतक लगा है उस अवधि को भी वो अपने घर के अंदर पुत्र शोक से द्रवित होकर बिता नहीं सकती। क्यों नहीं बिता सकती? देखो वहां इसकी स्थिति बताई कि उसने देखा कि उसकी पुत्र वधू यानी बेटे की जो पत्नी थी वो बुखार से तप रही थी, उसके इलाज करवाना था। और उसी के पुत्र के जो छोटे छोटे बच्चे थे यानी उसके पोते जो थे वो भूखे थे। भूख से बिलबिलाने के कारण उनका पेट पालने के लिए वह जो है उसी फुटपाथ पर खरबूजों का सौदा करने के लिए उपस्थित हुई। यानी खरबूजे लेकर के एक लकड़ी की बास्केट के अंदर डाल करके वहां पर उसको बेचने के लिए वहां आ गई। और यह चीज जो है, ये जो दृश्य था, ये वास्तव में मानवता पर एक कलंक था। यानी लोग ये दिखा रहे थे, लेखक ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि हालांकि सोसाइटी के अंदर सारे लोग हैं, लेकिन हर कोई लोग जो है वो अमीर लोगों की मदद करने के लिए तैयार दिखाई देते हैं और गरीबों की मदद करने के लिए कोई तैयार नहीं होता। लोगों के द्वारा उस गरीब महिला की मदद न करने का दृश्य वास्तव में क्या लगा? लेखक कहता है मुझे तो अमानवीय लगा। अमानवीय यानी लोगों के अंदर मानवता बिल्कुल भी नहीं बची है। मानवता नहीं बची है तो अब लेखक क्या कहता है कि भाई मैं तो खुद मानसिक द्वंद का शिकार था, मैं तो खुद ये सोच रहा था कि मैं उस व्यक्ति की मदद करूं या नहीं करूं, ये ऐसा भी संभव नहीं हो पा रहा था। तो उस लेखक ने क्या किया? लेखक कहता है कि वास्तव में रिजल्ट क्या निकला? लेखक ने बताया कि वास्तव में उस महिला को कोई भी पैसा नहीं दे रहा था, उसकी मदद नहीं कर रहा था। मदद इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि लोगों को पता था कि इसके घर में एक ही जरिया था पैसा कमाने का, वो था उसका पुत्र। अगर उसको थोड़ा बहुत उधार दे भी दिया जाए तो उस उधार को चुकाने के लिए उसके घर में कोई दूसरा सोर्स नहीं है, और दूसरा सोर्स नहीं होने की वजह से उनका जो उधार है वो उनको वापस नहीं मिल पाएगा। और नहीं मिल पाने के कारण वो लोग जो सोचते हैं कि भाई उनका पैसा
जो है डूब जाएगा, उनको वापस नहीं मिलेगा। ऐसे ही होने के कारण तो लेखक ये सोचते हैं कि वास्तव में समाज में वही वर्ग हर किसी के उत्सव और हर किसी के शोक को मनाने का अधिकार और समय रखता है जिसके पास पैसा है। और जो गरीब है वो अपनी गरीबी के कारण न तो किसी उत्सव न ही किसी शोक को मनाने का अधिकार रखता है, और बल्कि न ही उसे इन सब कार्यों को करने के लिए समय है। यानी अगर आपको किसी तरह का शोक भी बनाना है, किसी तरह का उत्सव भी बनाना है, तो सबसे पहली बात है आपके पास पैसा होना चाहिए, ताकि 12 या 13 दिन जो भी है, महीने भर का शोक या जो भी है, आप उस समय को वहां पर बिता सकें और आपके पास पैसे की प्रचुर मात्रा हो। क्योंकि हर समय अगर जो गरीब है, उस गरीब के लिए तो पहली बात तो पैसा नहीं है। पैसा नहीं होने की वजह से उसके पास टाइम नहीं है, क्योंकि वो हर समय अपना पेट पालने के लिए, पेट की भूख मिटाने के लिए कार्य की तलाश में लगा रहता है। और गरीबों को इन अधिकारों से क्या, कौन से अधिकार, भाई चाहे उत्सव मनाने का, खुशी मनाने का अधिकार हो, और इवन यहाँ तक कि दुख मनाने का भी अधिकार हो, उनसे उनको वंचित रखा जाता है। यानी इन सारी चीजों से उनको भी क्या रखा जाता है, दूर रखा जाता है। उनको शोक मनाने या दुख मनाने का भी कोई अधिकार नहीं है, और ना ही उनके पास अवकाश है। अवकाश का यहाँ पर क्या अर्थ है, अवकाश का अर्थ है यहाँ पर समय, यानी उनके पास इतना समय भी नहीं है। अब आपको पता है कि हिंदी का जब भी हम कोई भी गद्यांश पढ़ते हैं, कोई भी स्टोरी पढ़ते हैं, कोई भी पोइट्री पढ़ते हैं, वो पोइट्री, वो गद्यांश, वो जो भी है पाठ, वो कोई ना कोई हमारे जो रीडर हैं, उन रीडर्स के लिए कोई ना कोई मैसेज लाता है। जैसे गिल्लू वाला पाठ पढ़ा, तो उसमें हमें ये मैसेज मिला कि जो हर कोई पशु पक्षी है, उनके प्रति मनुष्य को क्या रखनी चाहिए, उनकी सुरक्षा और संरक्षण की भावना रखनी चाहिए, उनकी जो है सेफ्टी करनी चाहिए। तो ये पाठ भी हमारे लिए कोई ना कोई मैसेज देता है। क्या मैसेज देता है? तो लेखक कहते हैं कि हमें गरीबों के प्रति भी उनके दुख में पूरी संवेदना रखनी चाहिए, उनके प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए, और किसी ना किसी तरह उनकी मदद के लिए हमें तैयार भी रहना चाहिए। लेखक कहते हैं, हालांकि मेरी पोशाक जो है मुझे वहां पर ऐसा कार्य करने के लिए रोक रही थी, लेकिन मैं अन्य लोगों से ये चाहता हूँ, यानी इस पाठ के थ्रू हम उन्होंने हमें ये मैसेज दिया है, ये सीख दी है कि चाहे कैसा भी व्यक्ति हो, आप चाहे किसी भी लेवल के हो, किसी भी कास्ट के हो, आपको जो है एक इंसान होने के नाते दूसरे व्यक्ति की मदद के लिए हमेशा तत्परता दिखानी आवश्यक है। लेखक तो मानसिक द्वंद का शिकार रहा, यानी उसके मन में ये द्वंद था, वो विचारों के ऊहापोह में या उलझन में फंसा हुआ था कि मैं जाऊं या नहीं जाऊं। और इस वजह से लेखक कहता है, जब मेरे को कोई उपाय नहीं सूझा, तो मेरे कदम अपने आप ही तेजी से आगे की ओर गति करने लगे, और मैं उस मार्केट वाले एरिया से आगे निकल आया। यानी मैंने उस औरत को जो है जैसी जिस हाल में थी वहां छोड़ दिया, क्योंकि वहां की परिस्थिति और मेरे पहने हुए कपड़े मेरे को इस कार्य के लिए किसी भी तरह की जो है अनुमति नहीं दे रहे थे। लेकिन वो अपने पाठकों के लिए एक मैसेज देते हैं कि गरीबों के प्रति उनके दुख में संवेदना रखो। अगर आपको किसी भी हाल बुरी हालत में कोई व्यक्ति मिलता है, तो उसकी न केवल सहानुभूति जतानी है, बल्कि उसे किसी न किसी तरह क्या है, मदद भी करनी जरूरी है। तो कल की जो क्लास थी उसमें मैंने आपको बुक रीडिंग के थ्रू ये चैप्टर पूरा करवाया, और आज की क्लास में मैंने इसी पूरे चैप्टर की एक छोटी सी पीपीटी बनाई, और पीपीटी के थ्रू मैं आपको इस चैप्टर का एक सारांश देना चाहती थी, एक शॉर्ट फॉर्म में आपको इस चैप्टर का रिवीजन करवाना चाहती थी, जो मेरे हिसाब से, या मुझे उम्मीद है कि वो मैंने अच्छे से आपके सामने, आपके समक्ष उपस्थित कर दिया। अब जो है यहाँ आपके इसी पाठ से संबंधित, कौन सा पाठ, यशपाल, यशपाल के इसी पाठ से संबंधित बेटा 8th क्लास तक तो हमने जो किया था, उसमें हमने जो लेखक है, राइटर है, उससे रिलेटेड कोई भी जानकारी अपने दिमाग में नहीं रखी। लेकिन 9th 10th के अंदर आपको राइटर का इंट्रोडक्शन पूरा याद रखना है, उसके द्वारा लिखी गई कोई ना कोई 2-3 जो रचनाएं हैं, यानी उसका जो राइटिंग वर्क है, उसके लिए उन्होंने क्या टाइटल रखे हैं, उनकी बुक्स का नाम याद रखना है, और ये मुख्य रूप से कौन सी लैंग्वेज में लिखा करते थे, ये भाषाएं याद रखनी है। इसीलिए मैंने पूरा राइटर का इंट्रोडक्शन, उनमें से जो मेन मेन बातें हैं वहां आपके सामने पीपीटी के रूप में रखी, कि भाई यशपाल कौन थे, किस तरह के लेखक थे, मानसिक द्वंद और करारा व्यंग्य करने वाले थे, इनकी रचनाओं में कौन सी चीजें जो है मुख्य रूप से शामिल हुई है, वर्ग संघर्ष को इन्होंने शामिल किया है,
लैंग्वेज कौन सी थी, ये खुद हिंदी में तो लिखते ही थे, साथ में उर्दू और इंग्लिश के शब्दों को भी काम में लेते थे। इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं कौन सी हैं, पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, देशद्रोही, है ना, इस झूठा सच। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण रचना है मेरी तेरी उसकी बात, इसके लिए उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला और 1976 में इनकी मृत्यु हुई। पाठ का परिचय यानी इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर भी आपको ध्यान में रखना है। ये चैप्टर हमें वास्तव में किस चीज किस चीज से इंट्रोड्यूस करवा रहा है, वर्ग संघर्ष। फिर बता रही हूँ, वर्ग संघर्ष का अर्थ है समाज के अंदर अलग अलग लेवल बना दिए गए हैं, अलग अलग हिस्से बना दिए गए हैं, उनमें जो है हर कोई व्यक्ति जो है एक दूसरे से मनमुटाव रखता है, मतभेद रखता है, उनमें आपस में बनती नहीं है और इसी मनमुटाव और मतभेद के कारण उनमें आपस में झगड़ा होता रहता है, संघर्ष होता रहता है। और इसी संघर्ष में जो अमीर हैं उनके पास तो हर तरह की अथॉरिटी होती है, पैसा होता है, धन बल साम दाम दंड भेद के आधार पर हर चीजों पर जो है सफलता प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन गरीब जो है अपनी गरीबी की वजह से मुसीबत में आ जाते हैं और मुसीबत के कारण वो विवश हो जाते हैं और कोई भी व्यक्ति उनके प्रति सहानुभूति नहीं रखता। बस उसी का एक दृश्य इस पाठ में हमारे सामने रखा गया है। उसकी कहानी पूरी मैंने आपको बता दी। अब बेटा, अब हम जो है हमारे इसके अंदर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक या दो पंक्ति में दीजिए। ध्यान दीजिएगा, किसी भी व्यक्ति की पोशाक को देखकर हम क्या पता लगाते हैं, उसका सामाजिक और आर्थिक स्टेटस पता लगा लेते हैं। स्टेटस का अर्थ है स्तर, यानी सामाजिक रूप से वो कौन से स्तर का व्यक्ति है या आर्थिक रूप से उसका स्तर क्या है, वो अमीर है या गरीब है, इस तरह का अंदाजा हम लगा लेते हैं। अगला कहता है, खरबूजे बेचने वाली स्त्री से कोई भी खरबूजे क्यों खरीद नहीं रहा था। तो कल जब हमने बुक के थ्रू रीडिंग करी थी तो मैंने आपको बताया था कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसके घर में 12 या 13 दिन का सूतक लगता है। इस सूतक में कोई भी व्यक्ति जो बाहर का है वो उनके घर का खाना पीना या कोई भी चीज लेना पसंद नहीं करता। तो उसी तरह से बूढ़ी महिला के घर में उसके पुत्र की मृत्यु होने की वजह से क्या था, सूतक लगा हुआ था। इस वजह से उस बूढ़ी महिला के खरबूजे कोई भी व्यक्ति खरीद नहीं रहा था। उस स्त्री को देखकर लेखक को कैसा लगा, उस स्त्री को देखकर लेखक को बड़ा दुख हुआ और लेखक जो है उसके पास जाकर के उसके दुख का कारण जानने के लिए प्रयास करने लगा। उसके मन में उस बूढ़ी महिला के प्रति संवेदना जगी। उस स्त्री के लड़के की मृत्यु का कारण क्या था, मैंने आपको बताया, कल भी बताया और आज अभी अपन ने फिर से रिवीजन किया कि उस स्त्री के पुत्र की मृत्यु का कारण ये था कि वो जो भगवाना है वो सुबह भोर के समय जब खरबूजे लेने के लिए अपनी 1.5 बीघा जमीन की ओर गया तो वहां मेड़ यानी चारों तरफ की जो बाउंड्री बनाई गई थी उसकी तरावट में एक सांप सो रहा था। भोर के समय उसे दिखा नहीं, सांप पर उसका पैर पड़ गया और सांप ने उसे डस लिया। इस कारण उस व्यक्ति की क्या हो गई, मृत्यु। बुढ़िया को कोई भी उधार क्यों नहीं देना चाहता था, ये भी हमने पढ़ा कि बुढ़िया को कोई भी व्यक्ति उधार नहीं देना चाहता था क्योंकि हर कोई व्यक्ति ये जानता था कि इसके घर में कमाई का एक ही सोर्स है, वो था इसका बेटा। अगर इसको उधार दे भी दिया जाए तो ये महिला जो है हमारे उधार को चुका नहीं पाएगी, इस वजह से कोई भी व्यक्ति उसको उधार देना नहीं चाहता था। ये तो हुई एक या दो पंक्ति के उत्तर। नेक्स्ट है हमारे प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में दीजिए। 25 से 30 में यानी कम से कम 4 या 5 पंक्तियों में इन प्रश्नों के उत्तर हमें लिखने हैं कि मनुष्य के जीवन में पोशाक का क्या महत्व है। दो तरह का महत्व है, या तो पोशाक जो है आपको अन्य लोगों से मिलवा भी देगी या आपके मार्ग में अड़चन या बाधा पैदा कर देगी, है ना। इसी तरह से पोशाक हमारे लिए कब बंधन और अड़चन बन जाती है, वो उस समय बंधन और अड़चन बन जाती है जब हमने अच्छी पोशाक पहनी हुई है और हम समाज के गरीब वर्ग के व्यक्ति से बात करने में अपने आप को सामर्थ्यहीन महसूस करते हैं, क्योंकि उस समय पोशाक हमें इस चीज की अनुमति नहीं देती कि हम उसके पास जाकर के उसके दुख के कारण को जान करके उसकी मदद कर सके। क्यों, अगर ऐसा करें तो समाज के लोग जो है हमारे विषय में कोई ना कोई व्यंग्यपूर्ण बातें करने लग जाएंगे। लेखक उस स्त्री के रोने का कारण क्यों नहीं जान पाया, तो लेखक उस स्त्री के रोने का कारण इसलिए नहीं जान पाया क्योंकि उसने अच्छी पोशाक पहनी हुई थी और लेखक को ये लग रहा था कि अच्छी पोशाक पहने हुए अगर वो उस महिला के दुख के कारण को जानने के लिए उसके समीप जाएगा तो वहां व्यंग्य करने वाले लोगों का वह भी शिकार हो जाएगा और लोग उसके विषय में भी तरह तरह की व्यंग्यपूर्ण बातें करने लगेंगे। भगवाना अपने परिवार का निर्वाह कैसे करता था, भगवाना के पास 1.5 बीघा जमीन थी और 1.5 बीघा जमीन के अंदर वो कछियारी यानी हरी भरी तरकारियां उगा करके
उन तरकारियों को मार्केट में ला करके बेचा करता था और जिससे जो पैसा मिलता था उसी से वो अपने परिवार का निर्वाह चलाता था। निर्वाह या गुजारा। अगला है यहाँ पे क्वेश्चन, लड़के की मृत्यु के दूसरे ही दिन बुढ़िया खरबूजे बेचने क्यों चल पड़ी? क्योंकि उसकी जो पुत्रवधि थी वो बुखार से तप रही थी, उसका इलाज करवाना था और उसके पुत्र के जो बच्चे थे यानी उस बुढ़िया के पोते थे वो भूख के मारे बिलबिला रहे थे और घर में कुछ भी खाने के लिए था नहीं। इसीलिए उसे पैसों की आवश्यकता थी और उन्हीं पैसों को प्राप्त करने के लिए वो मार्केट के अंदर सौदा करने के लिए उपस्थित हो गई, यानी खरबूजे बेचने के लिए चली गई। बुढ़िया के दुख को देखकर लेखक को अपने पड़ोस की संभ्रांत महिला की याद क्यों आई? क्योंकि लेखक ने देखा कि इस बूढ़ी महिला जो गरीब थी उसको भी पुत्र शोक है और उसको याद आया कि जिस स्थिति में वो बूढ़ी गरीब महिला है उस स्थिति में समाज का कोई भी व्यक्ति उसकी हेल्प करने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी तरफ एक दूसरी महिला भी थी जो संभ्रांत थी यानी धनी परिवार की थी, वह भी पुत्र शोक से पीड़ित थी, लेकिन हर कोई व्यक्ति उसकी मदद के लिए वहां पर तत्पर दिखाई दे रहा था। तो लेखक को लगा कि वास्तव में समाज के अंदर धन के आधार पर समाज दो हिस्सों में बटा हुआ है, एक गरीब वर्ग और एक अमीर वर्ग। गरीब वर्ग के लिए कोई भी सहायता के लिए तैयार नहीं होता, जबकि अमीर वर्ग को सहायता देने के लिए हर कोई तैयार दिखाई देता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 50 से 60 शब्दों में दीजिए, यानी डिटेल वाले लॉन्ग आंसर्स हैं यहाँ पे कि बाजार में लोग खरबूजे बेचने वाली स्त्री के विषय में क्या क्या बातें कर रहे थे। जब आप अपनी बुक की ओर ध्यान दोगे तो बुक में जहाँ चैप्टर स्टार्ट हुआ है उसकी सेकंड पेज पर स्टार्टिंग में ही दिया हुआ है कि पड़ोस की दुकानों के तख्तों पर और बाजार में बैठे हुए लोग घृणा से उस बूढ़ी महिला को देख रहे थे और तरह तरह की बातें कर रहे थे। कैसी बातें? कि एक आदमी ने कहा, क्या जमाना आ गया, जवान लड़के को मरे पूरा दिन ही नहीं बीता और ये बेहया दुकान लगा कर बैठी है। और दूसरे साहब ने दाढ़ी खुजाते हुए कहा कि अरे जैसी नीयत होती है अल्लाह भी वैसी ही बरकत करता है। सामने ही फुटपाथ पर खड़े एक आदमी ने दिया सिलाई यानी तिल्ली से अपने कान को खुजाते हुए कहा, अरे इन लोगों का क्या है, ये तो रोटी के टुकड़े पर जान देते हैं, इनके लिए बेटा बेटी कसम लुकाई धर्म ईमान सब रोटी का टुकड़ा है, यानी स्वार्थ। और परचून पर बैठे लाला जी ने कहा, अरे भाई उनके लिए तो मरे जिए का कोई मतलब नहीं है, पर दूसरों के धर्म ईमान का तो ख्याल करे। बेटे के मरने पर 13 दिन का सूतक होता है और ये है बाजार में खरबूजे बेचने के लिए बैठी है। 1000 आदमी आते जाते हैं, कोई जानता ही नहीं कि इसके घर में सूतक है, यदि कोई इसके खरबूजे खा ले तो उसका धर्म ईमान भ्रष्ट हो जाएगा। इस तरह की बातें कर रहे थे। इसको अपने शब्दों में लिखना है तो आप इसको अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके आंसर के रूप में यहाँ दे सकते हो। पास पड़ोस की दुकानों से पूछने पर लेखक को क्या पता चला? तो पास पड़ोस की दुकानों पर जब लेखक ने ध्यान दिया तो पता चला इसका 23 वर्ष का एक जवान लड़का था और घर में उसकी बहू और पोता पोती भी हैं। लड़का शहर के पास 1.5 बीघा जमीन में हरी भरी तरकारियां उगा करके उनको बेच कर परिवार का गुजारा चलाता है। लेकिन सुबह मुंह अंधेरे बेला जब वो खरबूजे चुनने के लिए मेड़ पर गया तो वहां मेड़ पर तरावट में सांप सो रहा था, उसी सांप पर उसका पैर पड़ गया और सांप ने उसे डस लिया, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई। और घर और परिवार का खर्चा चलाने के लिए अब ये महिला जो है वो यहाँ फुटपाथ पर उपस्थित हुई है। लड़के को बचाने के लिए माँ ने क्या क्या प्रयास किए? तो माँ ने बहुत प्रयास किए। माँ बावली होकर सबसे पहले ओझा को बुला कर लाई। ओझा ने झाड़ना फूंकना शुरू किया। नाग देवता की पूजा हुई। घर में जो कुछ भी था वो पूजा के लिए दान दक्षिणा में चला गया। माँ बहू और बच्चे भगवाना से लिपट लिपट कर रोने लगे क्योंकि भगवाना एक बार ऐसा सोया कि दोबारा बोला ही नहीं। सर्प के विष के कारण उसका सारा बदन काला पड़ गया और उसकी मृत्यु हो गई। लेखक ने बुढ़िया के दुख का अंदाजा कैसे लगाया? लेखक ने बुढ़िया के दुख का अंदाजा इस प्रकार लगाया कि बुढ़िया के घर में पुत्र की मृत्यु हो रखी थी, लेकिन पुत्र वधू का इलाज करवाने और अपने पोते पोतियों की भूख को मिटाने के लिए उसके घर में बिल्कुल भी अनाज या पैसा नहीं था। उन्हीं की पेट की भूख को शांत करने के लिए, पैसा कमाने के लिए वो बाजार में उपस्थित हुई और उसको 13 दिन का सूतक बनाने का भी बिल्कुल ना तो समय था ना उसके पास पैसा था। मार्केट में यानी बाजार में जब वो उपस्थित हुई तो भी वह अपने घुटनों में अपने सिर को झुका करके सुबक सुबक कर रो रही थी। उसकी ऐसी स्थिति को देखकर लेखक को अंदाजा लग गया कि वास्तव में ये महिला बहुत दुखी है। इस पाठ का शीर्षक दुख का अधिकार सही है या नहीं? बिल्कुल सही है, क्योंकि दुख का अधिकार
अधिकार भी उन लोगों के पास है जो धन संपन्न है, और जो गरीब है उनके पास किसी तरह का कोई अधिकार है ही नहीं, जैसा कि गरीब महिला के साथ हुआ। गरीब महिला के पास पैसा न होने की वजह से 13 दिन का वो था, सूतक मनाने का उसके पास समय था, न ही उसके पास पैसा था। जबकि संभ्रांत महिला जो धन संपन्न थी, तो धन संपन्न होने के कारण उसके पास खूब पैसा भी था और दुख को मनाने का अधिकार भी था। इसीलिए लेखक ने अपने इस पाठ की अंतिम पंक्ति में कहा कि शोक करने और गम मनाने के लिए सहूलियत चाहिए और दुखी होने का भी एक अधिकार होता है। तो इस प्रकार अब अगली जो यहाँ पर क्वेश्चन के फॉर्म में दी गई है वो डिटेलिंग है, आशय स्पष्ट कीजिए। और आशय स्पष्ट कीजिए में क्या दिया गया है? आशय स्पष्ट कीजिए में दिया गया है कि यहाँ पर जैसी वायु की लहरें कटी हुई पतंग को अचानक भूमि पर गिर जाने से रोक देती हैं, उसी तरह से खास परिस्थितियों में हमें भी हमारी पोशाक जो है झुकने से रोकती है। तो वास्तव में ये बात भी सही है, इस पाठ के फॉर्म में हमने देखा, ये बिल्कुल सही कहा गया है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। कल कुछ बच्चों की यहाँ पर थोड़ी सी डिस्टरबेंस की शिकायत थी, वो भी यहाँ आज थोड़ी बहुत हल हो गई होगी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये जो क्लास है अच्छे से समझ आई है, और चैप्टर जो है हमने अपना आज का चैप्टर पूरा कर लिया है। आपको इस पूरे चैप्टर की पीडीएफ जो है रिटन फॉर्म में आपके पर्सनल नंबर पे मिल जाएगी। और अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मीटिंग एंड होने में ज्यादा समय नहीं है, तो मैं कुछ बच्चों को पूछना चाहूंगी, या आप लोगों को कोई भी यहाँ पे डाउट है तो अभी आप पूछ सकते हो बेटा, किसी भी तरह का कोई डाउट है, और या फिर इस क्लास को हो जाने के बाद भी आप अपने डाउट से रिलेटेड दे सकूं। ठीक है बेटा जी। और भाषा अध्ययन का प्रश्न है, भाषा अध्ययन में दिए गए हैं पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो जो पर्यायवाची है वो हिंदी ग्रामर का हमारा टॉपिक है, उसमें शब्द भंडार में आएंगे, ये करने हैं। इसी तरह से वाक्यांश है, मुहावरे हैं, इनको भी हमें थोड़ा बहुत कर लेना है। बाकी जो कुछ क्वेश्चन है कि शब्द समूहों को पढ़ो और समझो, इन्हें हमें छोड़ देना है, इनको हमें करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। अनुस्वार और अनुनासिक का आपका हिंदी ग्रामर का एक विशेष टॉपिक है, जो भी शब्द इसमें शामिल हुए हैं इन चिन्हों से संबंधित, वो भी हमें करने हैं। तो आज की कक्षा में इतना पर्याप्त है बेटा। आज की क्लास में हमने अपने इस चैप्टर को अच्छे से कर लिया है। स्पर्श की बुक का पहला चैप्टर है वो है हमारा दुख का अधिकार। हाँ जी तनिष। हाँ जी तनिष। मैम गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। मैम मैं पूछ रहा था, जैसे आपने अभी बताया कि हिंदी फर्स्ट में अभी जो आपने वर्क करवाया है, उसमें जो हाँ हिंदी में साथ में नोट्स भी हैं हिंदी के, वो भी लर्न करने हैं? हाँ बेटे, उसी में से मतलब वो अपने को पढ़ लेने हैं, उसके बाद आंसर आप अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके दे सकते हो बेटा। एग्जाम टाइम में ओके आंसर आप अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके दे सकते हो, ठीक है ना, उसको रटने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है तनिष। ओके मैम। ओके मैम। चलिए, और कोई डाउट? नो मैम, थैंक यू। ओके। हाँ जी बेटा, तो और किसी तरह का कोई डाउट हो तो जरूर मुझको कॉल कर लीजिएगा। आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं।